हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो फ्रॉम वेब कोडिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिपेयरिंग डेटा फॉर मॉडलिंग के बारे में। इसका मतलब क्या है? ओके, पहले बात करते हैं मॉडल की। मॉडल क्या है? मॉडल क्या है कि मॉडल किसी भी तरह का एक मॉडल हो सकता है। ये एमएल का मॉडल हो सकता है या स्टैटिस्टिकल मॉडल हो सकता है। बेसिकली मॉडल का काम क्या है ना कि वो हम कुछ प्रिडिक्शन करना चाहते हैं या फिर कुछ एनालाइज करना चाहते हैं, कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं अपने बिग डेटा के ऊपर। ओके, तो उस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हमें अपने मॉडल को कुछ डेटा देना होगा। हम मॉडल को कुछ डेटा देंगे एंड मॉडल हमें कुछ आउटपुट देगा। बेशक हो सकता है ये कोई प्रिडिक्शन हो या कोई एनालिटिक आउटपुट हो, तो ये हमें कुछ आउटपुट देगा। बट आज जो हमारा फोकस है ना वो इस डेटा पे ही रहने वाला है। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, हमने उसमें देखा था कि क्या क्या ऐसे फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हमने वो फंक्शंस डिस्कस किए थे जो बेसिकली आज की हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप उसे देखिए प्लीज़, ताकि आपको ये फंक्शंस क्लियर हो। क्योंकि जब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे तो हम उसे डेप्थ में नहीं देखेंगे कि हमने उस वीडियो में क्या बात करी थी। ओके, हमारी लास्ट वाली वीडियो डेटा फ्रेम्स की वीडियो, डेटा फ्रेम्स की वीडियो थी। तो उसे देखिए, उसमें फंक्शंस हमने डिस्कस किए हैं। उन फंक्शंस को हम डायरेक्ट यहाँ पे आज यूज़ करने वाले हैं। वापस इस डेटा के ऊपर आते हैं। अभी डेटा में स्पेशल क्या है? जब हम रियल लाइफ डेटा की बात कर रहे होते हैं तो रियल लाइफ में जो हमारा डेटा वो कलेक्ट होता है वो इस डेटा से बहुत अलग होता है। लेट्स से मुझे डेटा कलेक्ट करना है अपनी क्लास में और मैं कुछ प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ कि कौन बच्चा कितने बच्चे ऐसे हैं जो हॉलीडे पे रहते हैं, कितने बच्चे जो ज़्यादा बीमार रहते हैं। किसी भी तरह का एनालिसिस मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे डेटा कलेक्ट करना होगा। अभी डेटा कलेक्ट होगा कैसे? ओके, एक सिंपल सोल्यूशन है मेरे पास। लेट्स से मैं गूगल फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ। गूगल फॉर्म। ओके, अब मैं गूगल फॉर्म के थ्रू डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ। तो क्या होगा? मैंने गूगल फॉर्म में कुछ फील्ड्स बना रखे हैं, कुछ फील्ड्स मार्क कर रखे होंगे। एस्टेरिस्क मार्क मतलब मैंडेटरी, टू बी फील्ड मैंडेटरी, भरना मैंडेटरी है। ये किस तरह के फील्ड हो सकते हैं? जैसे एज, मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे सब बच्चों की एज पता लगे। कुछ ऐसी फील्ड्स होती है जहाँ पर मैं ये एस्टेरिस्क नहीं लगा सकता, यानी कंपलसरी नहीं कर सकता। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि भाई जेंडर, मुझे मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, जेंडर इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैं इस पर एस्टेरिस्क नहीं लगाता। लेट्स से तो कुछ फील्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो जहाँ पे मैं मैंडेटरी कर दूँ, बट कुछ फील्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे मैंने मैंडेटरी नहीं किया। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो लोग फटाफट में गूगल फॉर्म्स भर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो अनएस्टेरिस्क वाली फील्ड्स हैं जो मैंडेटरी नहीं है उसे भरते ही नहीं, छोड़ देते हैं, एम्प्टी छोड़ देते हैं। मतलब अगर मेरे पास कुछ डेटा सेट है, लेट्स से कुछ ऐसा डेटा सेट है, तो हो सकता है कि सभी की सभी जो फील्ड्स हैं, जो सारी की सारी रोज हैं, वो फील्ड ना हो। मतलब ये सारी फील्ड है, बीच में कोई वैल्यू जो मिसिंग है ना, कोई वैल्यू हो सकता है जो मिसिंग हो बीच में। तो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो मिसिंग है। इसको ऐसे डील करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से किसी बच्चे ने कोई गूगल फॉर्म फिल करा और उसको याद नहीं कि उसने फिल करा नहीं करा, उसे लगता है कि उसने नहीं करा और वो दोबारा उसको फिल कर दे। तो मेरे पास एक ही बच्चे की डबल ट्रिपल एंट्रीज भी तो आ सकती है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। ओके, तो ये हमारा रियल वर्ल्ड डेटा है। जो हमारे पास जो रियल वर्ल्ड में डेटा होता है वो इस तरह का होता है। उसमें बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, काफ़ी सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं, आउटलायर्स होते हैं, और अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, नॉइस हो सकती है किसी तरह की। और जो हम मॉडल में डालते हैं डेटा, हम मॉडल में ये नॉइसी डेटा तो नहीं डाल सकते। जो डिफरेंट तरह की नॉइसेस है, हम ये डेटा डायरेक्ट मॉडल में नहीं दे सकते। तो हमें इस बीच में जो हमारा रियल लाइफ डेटा है, ओके लेट मी क्लियर दिस सेक्शन। ओके, सो जो हमारा रियल लाइफ डेटा है उसके और इस मॉडल वाले डेटा के बीच में एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। मशीन लर्निंग की भाषा में बोले तो ये डेटा प्री प्रोसेसिंग हो सकती है। रियल लाइफ डेटा, ये हमारा रियल लाइफ डेटा है और इसके बीच में हम एक प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं ताकि इस डेटा तक पहुंच सकें। एमएल की भाषा में ये प्री प्रोसेसिंग बोल सकते हैं, या फिर हम इसी को हम प्रिपेयरिंग बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रिपेयरिंग डेटा फॉर मॉडलिंग। यानी हमारा जो मॉडल है उसके अंदर डालने के लिए हम डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस प्रिपरेशन को आज देखेंगे। आज बेसिकली हम इस प्रोसेस पे बात करने वाले हैं, इस प्रोसेस के ऊपर कि प्रिपेयरिंग होती कैसे है इस डेटा की। ओके, सो बिना किसी एक्स्ट्रा थ्योरी के फटाफट मूव करते हैं अपने कोलैब के ऊपर एंड लेट्स सी। ओके, तो हम अपने कोलैब पे आ गए। कोलैब थोड़ा प्रेफरेबल है। ओके, तो उसका नाम चेंज कर देते हैं। हम इसका नाम रखेंगे ट्यूटोरियल। ओके, सो उसका नाम चेंज कर देते हैं, ट्यूटोरियल फॉर
ट्यूटोरियल 4, ओके ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, ट्यूटोरियल 4, प्री प्रोसेसिंग, प्रिपेयरिंग डेटा, ये साउंड्स गुड लाइक, ओके, ये शायद। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, पाइस्पार्क है, तो सबसे पहले पाइस्पार्क, क्योंकि कोलैब में अवेलेबल नहीं है तो हमें पहले पाइस्पार्क को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल पाइस्पार्क, ओके, रन करते हैं। अभी हमारी मशीन कनेक्ट नहीं हुई है, देखो यहाँ पे अभी एलोकेट हो रही है, अब कनेक्ट हो रही है, ओके ओके ओके, हो गई, इनिशलाइज हो रही है, यप, बस फटाफट से कनेक्ट हो जाए एंड यस, ये देखो हमारी मशीन, अच्छा डाउनलोड शुरू हो गया, वाह वेरी गुड। पिप इंस्टॉल पाइस्पार्क किया हमने अभी, तो हमारा जो पाइस्पार्क है वो डाउनलोड हो रहा है, यप। तो हमारा पाइस्पार्क डाउनलोड हो चुका है, ओके, थोड़ा सा ऊपर कर देते स्क्रीन को। आई होप स्क्रीन साइज विजिबल है आप सभी को। ओके, तो हमने पाइस्पार्क डाउनलोड किया। अब जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, कोई भी ऐसा प्री प्रोसेसिंग टास्क स्टार्ट करने से पहले हमें एक सेशन स्टार्ट करना होता है, और सेशन हमारा कहाँ है, पाइस्पार्क के अंदर। तो फटाफट कॉल करते हैं, फ्रॉम पाई स्पार्क, ये नीचे आ गया ऑप्शन हमारे पास, पाइस्पार्क डॉट एसक्यूएल इम्पोर्ट, हमें क्या इम्पोर्ट करना है, स्पार्क सेशन, ओके डन, हो गया। अब स्पार्क सेशन हमने इंपोर्ट कर लिया है, इस स्पार्क सेशन का हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो स्पार्क, इन सब प्रोसेस से आप फेमिलियर होंगे, अगर आप पिछली वीडियो देख कर आए हैं तो आप इस सब प्रोसेस को जानते हैं कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मैं फटाफट से टाइप कर देता हूँ बिल्डर। अब हमें ऐप क्रिएट करनी होती है, ऐप नेम, और इसका नाम देना है टैप फ्रेम, ये ठीक है, डॉट गेट, और भूल गए ना, आधे बच्चे भूल गए होंगे, लास्ट वीडियो में देखा था, यहाँ आके भूल गए क्या होता है। ओके, हो जाओ ऑब्जेक्ट क्रिएट, ओके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हमारा। तो हम क्या करते हैं, सीवाई से प्रिंट करके देख लेते हैं कि कैसा क्रिएट हुआ, क्या क्रिएट हुआ, एंड दैट्स इट, यप। ओके, सो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब बारी है डेटा की। तो डेटा के लिए हमने क्या किया है, हमारे पास एक फाइल है जिसमें वाइन से रिलेटेड डेटा कुछ स्टोर किया गया है, सैम्पल फाइल, सैम्पल डेटा के लिए। तो हम उसी को कॉल करेंगे यहाँ पर, डॉट, ओके। हमने रीड में पिछली बार बात करी थी, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। डेटा 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 कहाँ है डेटा, अभी यहाँ पर डेटा नहीं है, हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, आ गया हमारा डेटा, आ गया वापस। ओके, सो ये हमारा वाइन डॉट CSV का डेटा है। ये डेटा वैसे काफ़ी क्लीन था, बट इसमें हमने खुद से, क्योंकि हमें इस ट्विटर को समझना है, तो कुछ नॉइस डाल दिए। हम अभी देखेंगे उस नॉइस को कैसे रिमूव करना है। ओके, रीड डॉट, हाँ हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ एक ऑप्शन मेथड होता है। ऑप्शन मेथड हमें हेल्प करता है हेडर सेट करने में। ओके, सो हम यहाँ पे ऑप्शन को कॉल करेंगे और उसको बताएंगे कि जो हेडर है हमारा वो अवेलेबल है, तो इसे खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज क्या करेगा, खुद से C1 C0 ऐसा करके हेडर बना देगा। डॉट, हम कौन सी फाइल रीड कर रहे हैं, तो हम CSV फाइल रीड कर रहे हैं, गुड, वाइन डॉट CSV, एंड आई होप द कोड इज़ राइट। रन हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ, हो गया, अब हो गया, या फाइनली हो गया। TF डॉट शो, जब कर दिया कोड रन तो डेटा को भी देख लेते हैं, है ना, फटाफट से देखते हैं डेटा, TF डॉट शो, और यस ये हमारा डेटा सेट है, बेसिकली डेटा फ्रेम है। और हमारा डेटा फ्रेम कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आईडी है, जेनर है, जेनर बेसिकली जेंडर डिफाइन करने के लिए है, एज है, बायर की एज, उसकी एनुअल इनकम और उसका स्पेंडिंग स्कोर। स्पेंडिंग स्कोर जो है वो बेसिकली रेट ऑफ स्पेंडिंग के हिसाब से कि वो कितना खर्च कर सकते हैं, उसका उसके अकॉर्डिंग उसे एक स्कोर दिया गया 1 से 100 के बीच में, तो वही स्कोर है। तो ये हमारे काम का नहीं है, हमें बस प्री प्रोसेसिंग पे ध्यान देना है। सो DF डॉट शो हमने शो कर लिया है।
ओके, तो अब डेटा के बारे में कुछ जो जो कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं बेसिकली, एक बार मैं इस पर चलता हूँ नोटबुक बोर्ड पर, और कुछ चीज़ें समझते हैं वहाँ पे। ओके, सो जब हम डेटा प्री प्रोसेस कर रहे हैं तो करने के लिए ना कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ जनरल प्रोसीजर्स होते हैं जो डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट फॉलो करते हैं। हम लोग ना क्या करते हैं, पहले थोड़ा बहुत इन मिसिंग वैल्यूज़ को देखते हैं। मिसिंग वैल्यूज़, रिपीटेड वैल्यूज़, रिपीटेड वैल्यूज़, आउटलायर्स, इन सब चीज़ों को देखते हैं। फिर हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो इन सब प्रोसेस के थ्रू फिर और अलग अलग प्रोसेस हैं, मतलब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब इतना काम कर चुके होते हैं ना फील्ड में, तो एक्सपीरियंस आ जाता है कि हाँ इस पर्टिकुलर डेटा सेट से डील करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस वाले लेक्चर को हम वैसे भी काफ़ी ईजी रखने वाले हैं, सिंपल। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ना क्या है, जैसे आपको बेसिक पता होगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, जैसे मीन मीडियन मोड होते हैं हमारे, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन वगैरह। हम उन सबको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से स्कैटर्ड है, किस तरह क्या उसका मीन है, क्या उसका मीडियन है, ऐसा कौन सी वैल्यूज है जो मोड में अवेलेबल है, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आ रही हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है, और ये मिसिंग वगैरह वाला एनालिसिस जो हमने भी बात करी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से। ओके, बैक टू कोलैब। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हमें ना पहले सबसे पहले काम करते हैं अपना इसका स्कीमा देखते हैं, जो हमारा डेटा फ्रेम है इसका स्कीमा। तो डी एफ डॉट, लास्ट वीडियो हमने देखा था ये स्कीमा, इससे हमें स्कीमा मिल जाता है अपने डेटा फ्रेम का कि वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। सो लेट्स रन। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एक रूट है, कस्टमर आईडी, जनरल, एज, एनुअल स्पेंडिंग। ओके, ये सब आ गया। अब एक बार देखते हैं कस्टमर आईडी। ये रूट मतलब हमारा बेसिकली रूट बता रहा है कि ये डेटा फ्रेम का स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो कॉलम्स है वो कस्टमर आईडी है, जेनर है, एज है, एनुअल इनकम, स्पेंडिंग, जैसा हमने अभी पहले देखा डेटा सेट को शो करके देखा था। कस्टमर आईडी जो है स्ट्रिंग टाइप का है। हम ये सारे काम एक्चुअली हम ये सारे काम अलग से भी कर सकते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम डेटा टाइप देख सकते हैं अलग से। ओके, बट यहाँ पर क्योंकि स्कीमा ने हमें सब कुछ दे दिया, तो हम ये सब काम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे कस्टमर आईडी हमारी स्ट्रिंग टाइप की है, जेनर भी स्ट्रिंग टाइप का है, एज स्ट्रिंग टाइप की है, इनकम भी स्ट्रिंग है, एंड स्पेंडिंग भी स्ट्रिंग है। ओके, तो ये हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर पता लग गया अपने डेटा फ्रेम का। अब स्ट्रक्चर क्या है कि स्ट्रक्चर ने हमें बता दिया कि डेटा फ्रेम का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली स्कीमा ने हमें बता दिया स्ट्रक्चर क्या है। तो अब उसके अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर ओवरव्यू देख लेते हैं। तो उसका ओवरव्यू कैसे बनेगा, हमें वो मिलता है हमें डिस्क्राइब फंक्शन से। अब डिस्क्राइब फंक्शन कैसे लगता है, DESCRIBE, याद है आप लोग को, वेरी गुड। शो, हमने डिस्क्राइब फंक्शन अप्लाई किया और उसे शो भी करके देखेंगे कैसे ये वर्क कर रहा है। ओके, तो हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिल गया। अब इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं एक बार। काउंट हमें बता रहा है कि हमारे पास टोटल 203 आइटम्स हैं कस्टमर आईडी में, तो हमारे पास 203 कस्टमर आईडी हैं, बट जेनर जो है 201 है। कुछ मिसमैच सा दिख रहा है, मिसमैच सा। एज 200 है, इनकम भी 200 लोगों के लिए है, स्पेंडिंग भी 200 लोगों के लिए अवेलेबल है। ओके, कुछ गड़बड़ है, डेफिनेटली गड़बड़ है। मीन, ओके, जेनर नल है, हाँ ठीक है, इसमें मीन क्या निकालेंगे, मेल फीमेल में क्या मीन निकालेंगे। एज का मीन निकाला जा सकता है, एनुअल इनकम, ये हमारे काम का हो सकता है। एज ए डेटा साइंटिस्ट अगर हम मॉडल बना रहे हैं तो हमें समझ में आ सकता है चीज़ों से कि वहाँ पे क्या हेल्प मिल सकती है हमें इन चीज़ों के बारे में, इस चीज़ से कि एनुअल इनकम अगर उसका जो मीन है वो इतना है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एवरेज जनता है वो कितना कमाती है, और एवरेज जनता कितना खर्च कर सकती है। तो ये लमसम साथ में आसपास है, 59 50, ओके, आसपास है, अराउंड। स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हैं हम। ओके, कस्टमर आईडी का स्टैंडर्ड डेविएशन में काम करेंगे हमारे। स्टैंडर्ड डेविएशन एज में काम कर सकता है 13, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है। एनुअल इनकम में भी काफ़ी फ़र्क है, बट अगर कंपेयर करें हम एनुअल इनकम को स्पेंडिंग स्कोर को, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो 25.86 है यहाँ पे 25.74 हो गया। मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू, कस्टमर आईडी काम की नहीं हमारे। ओके, मेल, एज हमारी मिनिमम, देखो ये काम का है। मिनिमम एज क्या है, 18 साल, यानी जो वाइन परचेज करने वाला पर्सन है वो मिनिमम 18 साल की एज का है, उससे छोटा कोई नहीं आ रहा वाइन परचेज करने।
ओके। और मैक्सिमम जो पर्सन वाइन परचेज कर रहा है वो 70 का है। ओके। मिनिमम इनकम, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, देखो मिनिमम इनकम 101 और मैक्सिमम 99। तो ये सब हमें सॉर्ट करनी पड़ेगी, हमें देखनी पड़ेगी क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। राइट, सो हमने डिस्क्रिप्शन दे लिया अपने डेटा का। तो ये सब चीज़ें बहुत काम की होती है जब हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं, ये सब था पार्ट डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का, जहाँ पर मीन मीडियन मोड जैसी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, डेविएशन वगैरह। तो अब बात कर लेते हैं मिसिंग वैल्यूज़ के बारे में। इनफैक्ट इससे पहले हम बात करते हैं रिपीटेड वैल्यू के बारे में। ओके, तो रिपीटेड वैल्यूज़ या डुप्लीकेट वैल्यूज, जैसे डुप्लीकेट वैल्यू भी कह सकते हैं, ये किस तरह से जनरेट होती है। हमने इसके बारे में बात करी थी, जैसे हम गूगल फॉर्म्स से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी वजह से जनरेट हो सकती है। तो पहले का काउंट देखते हैं, सबसे पहले काउंट देखते हैं कि हमारे पास डेटा सेट में जो डेटा फ्रेम है हमारा, उसके अंदर वैल्यूज़ कितने अवेलेबल है। ओके, सो काउंट हमें बताएगा df.count 207। हमारे पास 207 वैल्यूज़ हैं, बेसिकली रोज़ हैं। ओके, तो इस 207 रोज़ में से एक काम करते हैं, जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं उसको अलग स्टोर कर लेते हैं। तो df डिस्टिंक्ट क्रिएट कर लेते हैं हमने एक वेरिएबल बना लिया df डिस्टिंक्ट, और इसमें हम क्या स्टोर करने वाले हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। df.distinct, डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, कोड रन करना चाहिए, लेट्स से। ओके, रन कर गया। तो हम काम करते हैं df डिस्टिंक्ट को शो कर लेते हैं। नहीं, शो नहीं करना, शो की ज़रूरत भी नहीं एक्चुअली, इतना लंबा डेटा सेट थोड़ी देखना है हमें तो बेसिकली उसके काउंट से मतलब है ना, हम काउंट देखते हैं। सी ओनली काउंट। ओके, 201। ओ, इसका मतलब हमारे पास डेटा सेट में 207 टोटल रोज़ हैं और उसमें से 201 जो है वो डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब 6 रोज़ ऐसी हैं जो रिपीट हुई हैं। ओके, 6 रोज़ रिपीट हो रही हैं। तो अब क्या करें, हमने रिपीटेड रोज़ देख ली, सिंपल है, जो रिपीट हो रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, उसे ड्रॉप कर सकते हैं। df इज इक्वल टू, अब देखो मैं इन प्लेस ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। अभी ऊपर जो हमने किया ये सब सिंपल था, हमने इन प्लेस नहीं किया, अब यहाँ पे इन प्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो एक्चुअल जो चेंजेस यहाँ पे होने चाहिए वो एक्चुअल डेटा फ्रेम में चेंज हो जाएंगे। तो df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप एक फंक्शन होता है हमारे पास, ड्रॉप डुप्लीकेट्स का, ड्रॉप डुप्लीकेट्स, और इसे रन करेंगे तो ओके। तो ये काम करते हैं। अब जो df का काउंट है उसे प्रिंट करके देखते हैं। df का काउंट कितना है हमारा, 201। ओके, यप, ग्रेट, मतलब जो डुप्लीकेट्स थी वो अलग हो गई, यानी df डिस्टिंक्ट और df काउंट बराबर हो चुके हैं। राइट, तो हमने डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव कर दी। अब बारी है मिसिंग वैल्यूज़ की, तो देखते हैं मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे डील करना है। ओके, सो मिसिंग वैल्यूज़ के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कौन से कॉलम में मिसिंग हो। एक काम करते हैं, कॉलम वाइज चलते हैं। तो हम कॉलम वाइज करेंगे, df डॉट फिल्टर अप्लाई करेंगे। फिल्टर पहले से अवेलेबल है डेटा फ्रेम में या, और इसके अंदर हम करेंगे, अब देखो हम फिल्टर लगा रहे हैं तो फिल्टर के अंदर हमें पास करना पड़ता है कि हमारा जो फिल्टर है वो किस चीज़ को प्रिंट करना चाहता है, मतलब फिल्टर बेसिकली क्या करना चाह रहा है। ओके, तो df डॉट, मैंने क्या करा, df डॉट फिल्टर के अंदर, एक बार मैं कंप्लीटली लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ, फिर क्लियर है समझना। कस्टमर आईडी डॉट इज़ नल फंक्शन है जो हमें बताता है कि वो नल है या नहीं, डॉट शो। अब कोड को ध्यान से देखो, अब ये समझ में आएगा। मैंने एक फ़िल्टर लगाया, इस फिल्टर में क्या कर रहा हूँ मैं, df डॉट कस्टमर आई डी डॉट इज़ नल, यानी जहाँ पर भी कस्टमर आईडी देखो बेसिकली क्या है, हमारा एक कॉलम है। तो मैं डेटा फ्रेम में डॉट कॉलम नेम देकर, मतलब df डॉट कॉलम नेम, इस तरह भी कॉलम को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने वही किया है, यहाँ पे एक्सेस किया है, डेटा फ्रेम डॉट कस्टमर आई डी लिखा, डॉट इजनल ऑपरेटर। अब ये क्या करेगा, जो इजनल मेथड है ये बेसिकली क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कॉलम की हर रो पे ट्रेवर्स करेगा और देखिएगा कहाँ कहाँ पे नल है। जहाँ जहाँ नल होगा वो ट्रू पास करेगा, और जहाँ जहाँ ट्रू पास होगा, यानी जो ये वाली एक्सप्रेशन है, जहाँ पर भी ट्रू होगी इस फिल्टर के लिए, ये उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा, तो उसे शो कर देगा। लेट्स सी। ओके, तो हमें जो कस्टमर आईडी में नल वैल्यू मिली है वो इस जगह पर मिली है। तो यहाँ पर हमें कस्टमर आईडी, जहाँ पर कस्टमर आईडी नल है वहाँ पर जो जेंडर की वैल्यू है वो भी नल है, एज भी नल है। ओके, मतलब ये पूरी रो नल है, पूरी ब्लैंक रो आ गई हमारे पास। ओके,
अब ब्लैंक रो किस तरह आ सकती है, मतलब भैया डेटा सेट में चलो ये तो समझ में आता है कि कोई वैल्यू मिसिंग कैसे हो सकती है या फिर रिपीटेड कैसे हो सकती है, ब्लैंक रो आने का क्या लॉजिक है। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि लेट्स से आपने सीरियल नंबर वाइज अपनी क्लास में सबको आपने एक शीट बनाई, उस शीट में आपने सीरियल नंबर, जैसे आपकी क्लास में लेट्स से 40 स्टूडेंट्स है तो आपने 1 2 3 40 तक काउंटिंग लिख दी। अब दो बच्चे आज एब्सेंट है तो उनका डेटा आज आप फिल नहीं कर पाए, वो रोज़ पूरी खाली रह गई। और एनालिसिस करते टाइम अगर आप सीरियल नंबर को ही डिलीट कर दो, इस कॉलम को पूरा डिलीट कर दो सीरियल नंबर कॉलम को, तो बीच में दो खाली एम्प्टी रोज रह गई, उसमें एक भी कॉलम फिल नहीं है क्योंकि कॉलम ही नहीं है जिससे फिल किया जाए। तो इस तरह से एम्प्टी रोज भी क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी रो है, और एम्प्टी रो को कैसे ड्रॉप करते हैं अभी देखते हैं हम। क्योंकि मिसिंग वैल्यूज़ में भी ना अगर हम फिल करने की बात करें तो हम सारी, अगर एक दो वैल्यू मिसिंग है तो उसे फिल कर सकते हैं, लेकिन एक पूरी रो जो पूरी तरह से एम्प्टी पड़ी है तो उसमें अपने तरफ से ऐड करने से बेटर है उस रो को डिलीट कर दिया जाए, उस रो को ड्रॉप कर दिया जाए। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, इस रो को ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने के लिए क्या था हमारे पास, df डॉट na डॉट ड्रॉप। अब यहाँ पे हम दे देते हैं हाउ और हाउ में हम दे देते ऑल। हाउ में ऑल देने का मतलब क्या है, हाउ में ऑल देने का मतलब ये है कि एक ऐसी रो ढूंढो जहां पर सब कुछ ही कैसा हो, नल पड़ा हो, और उसको ड्रॉप कर दो। इस तरह से हम इस कोड का यूज करके हम उसे ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, अच्छा एक और तरीका है हमें ड्रॉप वैल्यूज को एक्सेस करने का। अभी तो हमने सिर्फ सिंगल कॉलम की बात करी, एक काम करते हैं डबल कॉलम्स पे या मल्टीपल कॉलम्स पे कैसे काम करेंगे, फिल्टर वो देखते हैं। फिल्टर df डॉट लेट्स से मुझे दो कॉलम चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं उस वैल्यू को ड्रॉप करूँ जहाँ पर कस्टमर आईडी भी नल है प्लस प्लस लेट्स से एज भी नल है, मतलब दोनों चीज़ें नल होनी चाहिए, यानी एंड ऑपरेटर। साउंड आ रहा है ना एंड ऑपरेटर का, एंड ऑपरेटर की बात करें हम। कस्टमर आईडी डॉट इज नल, जहाँ पर ये वैल्यू नल हो, इस तरह से ऊपर कर लेते हैं। एंड क्या था, एज चाहिए था हमें, तो एज लेते हैं, df डॉट एज डॉट इज नल। तो हम वो वैल्यू ले रहे हैं जहाँ पर कस्टमर आईडी भी नल है, एज भी नल है। अच्छा, ये जो ऊपर हमने ट्रांसफॉर्मेशन करी थी, ये मैंने दिखाया था कि कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बट इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने इसे इम्प्लिसिट नहीं किया था, शो करके देख लेते हैं। बट इन प्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी इन प्लेस नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन। शो मेथड देखो, शो मेथड क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट हमें स्टार्टिंग की 20 एंट्रीज दे रहा है। ओके, न्यू इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज भी हमारे पास, यहाँ पर भी है नल वैल्यूज। ओके, नो प्रॉब्लम, अभी इन सब की बात करेंगे। तो ये इन प्लेस नहीं है तो इसका मतलब हो सकता है कि एक्चुअल डेटा फ्रेम में चेंजेस हुए ही ना हो, नो प्रॉब्लम। हम इस वाले कोड को रन करके देखते हैं इसका क्या आउटपुट आ रहा है। फिल्टर, हमने फिल्टर लगाया, हमने बोला कि जो कस्टमर आईडी है वो भी नल होनी चाहिए, एंड एज भी नल होनी चाहिए, दोनों ही नल होनी चाहिए, और उसको हम करेंगे शो। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है ना, या इनफैक्ट ईजी भी है, सिंपल तो है ही, ईजी भी है। ओके, df डॉट फिल्टर। तो हमने अभी जो फिल्टर लगाया है इसमें हमने क्या देखा था, तो सजेशंस ना ढक लेते हैं पीछे स्क्रीन को। ओके, अब स्क्रीन दिख रही है, इस टेबल को देखो, यहाँ पे फोकस करो थोड़ा सा, या यहाँ पे फोकस करते हैं। df डॉट फिल्टर, हमने क्या किया था यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया, तो इसने बताया कि कस्टमर आईडी भी नल होनी चाहिए एंड एज दोनों को नल किया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कस्टमर आईडी नल हो या फिर एज नल हो, यानी और ऑपरेटर, तो हम उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फिल्टर के अंदर। df डॉट कस्टमर आईडी डॉट इज नल। ओके, हमने इस नल पे लगा दिया। एंड और ऑपरेटर कैसे लगता है, वही बार से सिंपल, df डॉट एज, हम एज की बात कर रहे थे तो एज डॉट इज नल एंड डन। अब इसे शो करने की बारी आ गई तो उसे शो कर देते हैं, शो लेट्स सी। हाँ, काफ़ी सारी एंट्रीज आ गई इस बार। ओके, तो इस बार हमने क्या किया, और ऑपरेटर लगाया, यानी या तो एज नल हो या फिर कस्टमर आईडी, दोनों में से कुछ भी नल हो सकता है। तो देखो, एक तो ये वाली लाइन आ रही है, अभी भी ये वाली रो आ रही है जहाँ पर पूरी एंटायर रो ही नल पड़ी है,
यहाँ पर देखो एज नल है, इन सब जगहों पर एज नल है। यहाँ पर पेंडिंग स्कोर नल पड़ा है। ओके, सो इस तरह से हम नल वैल्यूज के साथ डील करते हैं। ओके, अब अब बात कर लेते हैं मिसिंग वैल्यू की। तो बेसिकली हमारा जो फोकस है ना, वो हमारा जो फोकस है आज की लेक्चर में, वो ये नहीं है कि हम किस तरह से इसको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करके साफ बना रहे हैं। हमें एक्चुअली सीखना है कि परफॉर्म कैसे करना है ना, सोचना कैसे। तो ये प्रोसेस डेवलप, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ाया जा सके। ये चीज़ें एक्सपीरियंस से काम आती हैं। जब आप रियल डेटा के साथ काम करोगे, उसे देखोगे कैसे उसे चेंज करना है, तो फिर आप बार बार इसको यूज़ कर रहे होगे। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं सोचना कि मुझे ये सारे फंक्शंस याद करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ। जब आप काम करोगे ना एक्चुअल में, तो ये अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएंगे सारे फंक्शंस। ओके, तो हमने मिसिंग वैल्यूज़ देख ली, पता लगाया मिसिंग वैल्यूज़ को फिल्टर किया, डिलीट करना तो सीख लिया। अब अगर कुछ ऐसी मिसिंग वैल्यूज़ है जिसे हम ऐड कर सकें, तो लेट्स से डी एफ है हमारे पास, डी एफ डॉट एन ए डॉट। अब एन ए में हमारे पास जैसे ड्रॉप मेथड था, वैसे ही हमारे पास फिल मेथड भी होता है, फिल। अब ये फिल मेथड क्या करेगा, ये जो भी मिसिंग वैल्यू हम इसे स्पेसिफाई करेंगे कि ये वाली वैल्यू मिसिंग है, उसे फिल कर दो। ओके, तो फिल कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लेट्स से मैं फिल करना चाहता हूँ, पहले ये पता करें फिल करना किसे चाहते हैं। हम एज को फिल करने वाले, तो एज में जहाँ भी नल दिखे उसे मैं क्या कर दूँ, ज़ीरो कर देता हूँ। लेट्स से ज़ीरो, फिल ज़ीरो। कहाँ पर, सबसेट। अब सबसेट में मैं स्पेसिफाई करूँगा कि मुझे कहाँ पर फिल करना है, तो सबसेट इज इक्वल टू एज। अब सबसेट अगर किसी को नहीं पता तो भाई पिछली वाली वीडियो देख करो, सबसेट के बारे में बात करिए हमने वहाँ पे। सबसेट क्या है, शो भी कर देते हैं, रन। सो जहाँ पर भी था ज़ीरो, नहीं आया। अच्छा, इसने जो शो किया ना, इसने शो एंटायर, हमारे पास कितने हैं टोटल, 500 एंट्रीज, 200 एंट्रीज है ना, 200 कर देते हैं। पूरा ही देखेंगे। यप, बढ़िया, देखो। एज एज यहाँ 200 लगाया हमने। ओके, देखो एज में देखते हैं, एज में जहाँ जहाँ मिसिंग था वहाँ पे ज़ीरो आया होगा। ओ ओ ओ नहीं आया। ओके, अभी लाते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ, तो शायद ये प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट, हमें यहाँ पे नल देखना है। नल यहाँ पर है, नल एज यहाँ पे नल है। ओके, आईडी नंबर 196। ओके, सो मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। हमारी जो नल वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो हमें इसे भी स्ट्रिंग कर देना चाहिए। ओके, तो मैं इसे स्ट्रिंग कर देता हूँ एंड अब हम इसे रन करके देखते हैं क्या होता है। ओके, तो हमारा आउटपुट रन हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से नल वैल्यूज़ के कहाँ थी। 196, इंडेक्स नंबर 196 था हमारा। ये रहा 196 फीमेल। ये देखो एज नल ज़ीरो हो गई है। तो ये प्रॉब्लम हमारी इसलिए आई थी क्योंकि जो हमने वैल्यू पास करी थी यहाँ पे वो उस टाइम इंटीजर थी, बट जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जो कॉलम है हमारा, वो उसने सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ रखी हुई है। ओके, सो अभी हमने देखा किस तरह से हम मिसिंग वैल्यूज़ और रिपीटेड वैल्यूज़ का डील कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए।